आवाज नहीं आ रही? ऑनलाइन आर यू गेटिंग? आ रही आवाज नहीं आ रही? तो बोली है यार कुछ। हाँ तेरी तो आ रही भाई। यस थैंक यू बेटा। दैट इज ऑक्सीजन एनसीईआरटी में। जल्दी जल्दी 4-5 ठीक है फास्ट एल्यूमिनियम में भी लिखते जाइए। ये 4-5 रिएक्शन तो वेरी गुड। तो बाकी बैलेंसिंग आप करते रहे। मैं रेंडमली बोल रहा हूँ बुक से बिना देखे। अब मैंने कह दिया जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। बताइए वेरी गुड। ये ZnO में चेंज हो जाएगा, ये SO2 में चला जाएगा। और ये मेटलर्जी में एक रिएक्शन यूज होती है जिनसे करेंगे जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट मीथेन या कोई भी हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन। कॉमन सेंस CO2 एंड वाटर कंबशन कहेंगे एक और एक दो। ये बैलेंसिंग के साथ आ गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा, बट ये रिएक्शन वेरी हाई टेम्परेचर पे चलती है क्योंकि हाइड्रोजन का भी जो सिंगल बॉन्ड है तोड़ना मुश्किल है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी तोड़ना मुश्किल है। तो इतनी ज्यादा ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, डेल्टा जी नेगेटिव नहीं। डन। ये हमने कल आपको डिस्कस किया था HCl प्लस ऑक्सीजन। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो सर बोलिए नहीं है सर। बताएं वीडियो आ रही नहीं आ रही? एक बच्चा बोलिए वीडियो नहीं है क्या? एक तो अब आ रही है। बाकी नहीं आ रही। बाकी लोग आ रही है। वेरी गुड चलो ठीक है। नेक्स्ट HCl plus oxygen giving you this will give you chlorine। और इसमें ठीक है CuCl2 इसका कैटलिस्ट है। द प्रोसेस नोन एज बैलेंसिंग अगर आप कर लेंगे तो आई होप सो ट्वाइस क्लोरीन 4 HCl 4 का मतलब 2 वाटर। ये बैलेंसिंग आ जाए। डन। नेक्स्ट एक प्रोसेस है सल्फर SO2 की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 बनाने वाला। और इस प्रोसेस में अगर आप V2O5 ठीक है वेनेडियम पेंटोक्साइड या प्लैटिनम एस्बेस्टोस कैटलिस्ट लेते हो, V2O5 या PT कैटलिस्ट लेते हो प्लैटिनम और V2O5, तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है। कौन सा कहलाता है? इट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो फिलहाल ये भी कंबशन का ही प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेटा और कोई रिएक्शन ऑक्सीजन की आपको याद आ रही? शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा अमोनिया प्लस ऑक्सीजन। बता बेटा बोलो। अमोनिया प्लस ऑक्सीजन। वेरी बैड। अभी 2 दिन पहले तो पढ़ा है। गलत बात है बेटा। NO बनाया होगा प्लस वाटर बनाया होगा। पोस्ट वॉल्ट प्रोसेस का पहला स्टेप देखो। पोस्ट वॉल्ट प्रोसेस का पहला स्टेप देखिए। आई होप सो ये लिखा होगा। नहीं पढ़ाया? ठीक है ऐसी रिएक्शन। डन। और इसमें 4 5 4 6 बैलेंसिंग है। 4 5 4 6 ये बैलेंसिंग ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की कुछ रिएक्शन होगी। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बेटा प्रॉपर्टीज बोलने की जरूरत ही नहीं है ठीक है। मोस्ट कॉमन बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, लाइफ सपोर्टिंग है ठीक है। वेल्डिंग कटिंग में यूज होता है, कंबशन में यूज होता है ठीक है। यूजर्स नहीं लिखे साइड। अगली हेडिंग लिखें ऑक्साइड। बेटा ऑक्सीजन के बाद सेकंड हेडिंग है ऑक्साइड। मिटा दूं ये वाले रिएक्शंस? ये तो सबको क्लियर है। बच्चों ऑक्साइड का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे हाइड्राइड आपने पढ़े थे, तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड विद हाइड्रोजन इज वन ऑफ द एलिमेंट। ऐसे ऑक्साइड क्या है? बाइनरी कंपाउंड विद ऑक्सीजन वन ऑफ द एलिमेंट। लिख लीजिए बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद एलिमेंट्स। Binary compound of oxygen with another element. Binary compound of oxygen with another element known as oxide. ठीक है is known as। अब बच्चों ऑक्साइड के क्लासिफिकेशन। एक ऑक्साइड कहलाते हैं सिंपल ऑक्साइड, एक कहलाते हैं मिक्स्ड
ऑक्साइड। पहला क्लियर है, सिंपल और मिक्स्ड। बेटा बताना जरा, इधर से बोलो मिक्स्ड ऑक्साइड क्या है? मिक्स बोलो, अब बोलो आप। नहीं, अरे हद हो गई। वेरी गुड बेटा, पिक्चर ब्लर आ रही है तो हो सकता है इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो, थोड़ी देर में स्टिक आ जाएगी, चिंता ना करो, ठीक है। हाँ बोलो मिक्स्ड ऑक्साइड। वेरी बैड, मुझे लगा तुमने एनसीईआरटी ओपन करके पढ़ लिया, ठीक है। नहीं बेटा, बोलो, कोई बच्चा बोलेगा? बोलो बेटा मिक्स नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। आप बेसिकली पूरी केमिस्ट्री में ना कुछ ही वर्ड्स हैं, उसी के आसपास आपको सब कुछ सोचना है। मिक्स का मतलब क्या है? मिक्स का मतलब तो समझते हो ना, दो चीजें मिक्स हो जाए। यानी यहाँ ऑक्साइड ऐसा है Fe3O4, तो इसमें FeO है और Fe2O3 है। यहाँ आयरन 2 है और यहाँ आयरन 3 है। मतलब एक ही ऑक्साइड में दो अलग अलग सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो मिक्स हो जाए। सिंपल मतलब ये अकेला में सिंपल है, ये अकेले में सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल ऑक्साइड है। और ये दोनों अगर इकट्ठे बाइंड होके ऐसे कुछ का मतलब है एक ही मेटल मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, या एक ही एलिमेंट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। जैसे Fe3O4 है, Pb3O4 है, तो यहाँ PbO डॉट PbO2 है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। और यहाँ लेड 2 में है और ये 4 में है, तो ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड हो जाएगा। तो मिक्स्ड ऑक्साइड बेसिकली कहना चाहते हैं जिसमें जो एलिमेंट है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और सिंपल में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला क्लियर है? सेकंड वर्ड बोलो, डेफिनेशन की तो जरूरत नहीं है ना। व्हाट आर मिक्स्ड ऑक्साइड? व्हेन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, इन ऑक्साइड, more than one oxidation state of a element present in a oxide. Simple में only one oxidation, ठीक है बेटा। ऑक्साइड का अगला क्लासिफिकेशन कॉमन सेंस है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, एम्फोटेरिक हो सकता है। तो एक क्लासिफिकेशन ये भी है, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी, एसिडिक ऑक्साइड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड एसिडिक। जल्दी बोलो, कौन से ऑक्साइड एसिडिक होते हैं? गलत, कितनी बार समझा लिया। किसी भी बेस का नाम सोचोगे तो आपको उसमें मेटल दिखेगा, और एसिड का नाम सोचोगे उसमें आपको नॉन मेटल दिखेगा। तो जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिड, ठीक है। किसी मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, किसी मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। एम्फोटेरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर एसिडिक की बात कर रहा हूँ। गलत बात है यार, ऐसे रैंडम आंसर तो मत दो। सोडियम एनीओए स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो ऑब्वियसली बेसिक ही होगा। है आप ध्यान से रिवाइज ही करते, जैसे कि MnO4 या Mn वही था, मेटल के बारे में कह रहे हैं, मैग्नीज Mn। वैसे डी ब्लॉक में आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, याद भी कराऊंगा, और यही रिपीटिशन है, डी ब्लॉक में फिर रिपीट कराऊंगा। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +7 तक वेरी करती है। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +7 तक वेरी करती है। +2 में ये प्योर बेस मतलब प्योर मेटल, मेटल एक दो इलेक्ट्रॉन तो छोड़ ही सकता है, प्योर मेटल की तरह काम कर रहा है। बेसिक ऑक्साइड, मेटल की ऑक्साइड बेसिक। थोड़ा आगे बढ़ेगा भैया, बेस के बाद पहले एम्फोटेरिक आएगा, सीधा ऐसे थोड़ी पूछ जाएगा। फिर बीच का ऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन नंबर में, +4 में एम्फोटेरिक, +6 और 7 में, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 6 और 7 में एसिडिक। तो भैया एसिडिक ऑक्साइड में नॉन मेटल्स के ऑक्साइड आ सकते हैं और मेटल के ऑक्साइड एट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई मेटल
5, 6, 7 ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एसिडिक है। जैसे क्रोमियम का 6 में एसिडिक है। हमारे कोर्स में बेटा 2 ही मेटल है डी ब्लॉक के जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन आएंगे। एक मैग्नीज KMnO4 2 मेटल पे अगर आपने कमांड करी इन 2 एलिमेंट्स पे मैग्नीज और क्रोमियम पे तो इनऑर्गेनिक के जितने ये वाले क्वेश्चन है ना वो अब हो जाए। मतलब जो हमारे कोर्स में होता है उसी को ज्यादा पूछा जाता है। यानी अगर वो ऑक्साइड पूछेंगे और हमारे कोर्स में ऑक्साइड में नाइट्रोजन के ऑक्साइड है या बाकी एलिमेंट के हैं और मैग्नीज के डी ब्लॉक में तो डी ब्लॉक भी कवर हो रहा है इससे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कवर हो रही है और पी ब्लॉक भी कवर हो रहा है। तो मल्टीपल जगह से चेक हो रही है ये चीज। तो इसलिए आप इस पे ज्यादा फोकस करें रादर देन एनसीईआरटी में कहीं कोई छुपी हुई चीज है कि उसको पढ़ने या याद करने नया क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो ऑक्साइड में पहला आपने लिखा है एसिडिक ऑक्साइड। एसिड की डेफिनेशन नहीं लिख रहे, वो कॉमन सेंस है। वो ऑक्साइड जो पानी में घुलने के बाद एसिड देता है वो एसिडिक ऑक्साइड। डन। अब सेकंड पॉइंट क्या आ गया एसिडिक ऑक्साइड का, जल्दी बताओ। वेरी गुड, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एंड द मेटल्स विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल मैग्नीज +7 क्रोमियम +6। ये जरूर लिखना, मैग्नीज +7 क्रोमियम +6 मेटल्स विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये एसिडिक ऑक्साइड होगा। अब एसिडिक लिखा है तो दूसरा क्या लिखेंगे, बेसिक ऑक्साइड। जल्दी लिख लो, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, और ऑब्वियसली किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड कभी भी बेसिक नहीं होता, तो आपको सिर्फ मेटल ही याद रखना। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है बेटा, एक बार कॉमन सेंस लगा के देखना कि मेटल तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर लेते हैं, नॉन मेटल मेटल की क्यों नहीं शो करते। तो बेसिक वर्ड क्या है, मतलब समझ में आया। व्हाट इज मेटेलिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन लूज करना। व्हाट आर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन शेयर करना। तो मेटल तो कई बार लूज करते करते लालच में आकर शेयर भी करने लगते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लूज हो नहीं पाता तो शेयर कर लेते हैं। अच्छा, नॉन मेटल शेयर ही करते हैं हमेशा, मतलब कि आयनाइजेशन हमेशा हाई होती है, हमेशा शेयर ही करते हैं, तो लूज तो कभी करेंगे। तो वो कभी भी इधर आ ही नहीं पाएंगे, लॉस वाले गेम में फंसेंगे। वो हमेशा शेयर करते हैं, तो उनके ऑक्साइड या तो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल, कभी कभी एम्फोटेरिक, लेकिन बेसिक नहीं। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 इनका ऑक्साइड लिख लीजिए, सोडियम पोटेशियम लिथियम या कॉपर सिल्वर गोल्ड, सारे बेसिक। नेक्स्ट बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड तीन ही है, N2O, NO एंड CO। ये तीन न्यूट्रल ऑक्साइड, N2O, NO एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, एंड लास्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक, इसमें बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, एम्फोटेरिक बहुत सारे, लेकिन 4 पे फोकस रखो। 95% क्वेश्चन इन 4 से हो जाएंगे, 95%। ठीक है, कौन कौन से 4? एल्यूमिनियम, जिंक, टिन एंड लेड। 4 मेटल ऐसे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन यही अटकते हैं। अब एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप करता है बेरिलियम से, तो बेरिलियम भी थोड़ा बहुत एम्फोटेरिक है। और ऐसे एक आध मेटलॉइड का नाम आपने ले लिया, जर्मेनियम या कोई और, वो भी एम्फोटेरिक होगा। लेकिन कायदे में जो प्योर मेटल की कैटेगरी में आते हैं फिर भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो सबसे खतरनाक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक मेटल है लेकिन वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है, तभी तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो Al2O3 एम्फोटेरिक है। कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा एम्फोटेरिक है? वेरी गुड, वेरी नाइस। आप पहले एक बार उसको HCl से रिएक्ट करा के दिखाएंगे, एक बार NaOH से, दोनों में वो डिसॉल्व हो जाएगा, दोनों में कोई प्रोडक्ट बना लेगा। इससे प्रूफ होगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी है और बेसिक है। एम्फोटेरिक में डेफिनेशन तो मालूम ही है, एग्जांपल लिख लो, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड। एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, Zn, टिन, लेड। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये कहीं लिखा है SnO या SnO2, PbO, PbO2 या फिर Al2O3 और ZnO, सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं। इन पे स्पेशली ध्यान रखना, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। अच्छा,
एक वर्ड है मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, सभी को पता है, ये तो बताने की जरूरत ही। मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बताना बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, तीसरा भी तो बोलो फिर से, सब ऑक्साइड नहीं पढ़ा दिया आपने, चलो अभी बता, थोड़ा तो सही दिमाग लगा है कुछ ऐसा ही, लेकिन आंसर ये नहीं। नेक्स्ट कार्बन सब ऑक्साइड, अरे नेक्स्ट, हद हो गई, इतना इजी नहीं बता पा रहे। देखिए ये C3O2 ये ऑर्गेनिक में जगह आता है, चलिए जब पढ़ेंगे तो बता देंगे। ऑर्गेनिक में डिहाइड्रेशन करते हैं जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये बनता है C3O2, और ये बहुत पूछा जाता है। C3O2 का ये स्ट्रक्चर है कंप्लीटली लीनियर, यानी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड चलते रहते हैं। दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड। कंसेप्ट आपका सही था कि मोनो से भी कम ऑक्सीजन होना सब ऑक्साइड होता है। जैसे तीन कार्बन में 2 ऑक्सीजन, समझ में आया? तो यहाँ 1:1 से भी कम ऑक्सीजन होना सब ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है। तो मोनो डाई ऐसी सब ऑक्साइड डन। तो एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक मिक्स ये वाली कैटेगरी में क्लियर है, ठीक है। सिंपल मिक्स ऑक्साइड ये भी क्लियर है, ठीक है। और एक भी हो गया मोनो डाई ट्राई सब, ये भी क्लियर है, ठीक है। और एनसीईआरटी ने रिएक्शन दे रखी है कि Al2O3 की HCl से करिए और Al2O3 की NaOH से। ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन जल्दी से लिख लीजिए। Al2O3 + 6 HCl + 9 वाटर, Al2O3 + 6 HCl + 9 H2O वाटर, ठीक है। गिव्स यू, ऑब्वियसली इससे रिएक्ट करने के बाद बनाता है AlOH होल 6 टाइम्स, मैं नीचे लिख रहा हूं इनके लिए, AlH2O 6 टाइम्स +3 प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, +6 Cl नेगेटिव, ठीक है। और ये बैलेंसिंग है तो ये ट्वाइस आ जाए, एल्यूमिनियम और 2 थे ना तो मैंने ट्वाइस करना ही पड़ेगा बैलेंस। Al2O3 + 6 HCl + 9 water gives you twice AlH2O 6 times + 6 Cl. बोलो बेटा क्लियर है? एनी डाउट? बेटा एक इक्वेशन और लिखिए जल्दी से, कौन सी? वेरी गुड, Al2O3 + NaOH, एम्फोटेरिक प्रूफ कर रहे हैं ना। Al2O3 + 6 NaOH + 3 water, Al2O3 + 6 NaOH + 3 H2O giving you, बेटा इसका कॉम्प्लेक्स थोड़ा अलग है, Na3AlOH 6 टाइम्स, ये ऐसे लिखा जाएगा Na3AlOH 6 टाइम्स, और इसकी टेंशन मत लो, ये भी आगे कॉम्प्लेक्स चैप्टर में आपको समझ में आएगा ये कैसे फॉर्मूला बना। Na3AlOH 6 टाइम्स और ट्वाइस करोगे तो बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ट्वाइस करेंगे तो ये बैलेंस इक्वेशन आएगी। डन। देखिए बेटा हमेशा ना रेडॉक्स के कंसेप्ट लगा के रिएक्शन याद की जाएंगी, इन दोनों में नहीं लग रहा है रेडॉक्स, मतलब एल्यूमिनियम यहाँ भी 3 था, यहाँ भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन यहाँ भी -2 में, यहाँ भी -2 में, ऐसी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं चेंज नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ कोई गैस या कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। अब हेडिंग आई है, मेन हेडिंग इस चैप्टर की, ओजोन। अगली हेडिंग का नाम लिखो O3 या ओजोन। ओजोन लिख लो तो दिक्कत थोड़ी, लेकिन जो कॉमन नेम है फेमिलियर नेम है वो ओजोन ही है। मतलब टेक्निकली इसे ऑक्सीजन का डाइऑक्साइड कह सकते हैं, बट बहुत ज्यादा टेक्निकल में ना जाए तो इट इज एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के जो एलोट्रोप है उसमें से, जैसे कार्बन का डायमंड ग्रेफाइट है वैसे ही ओजोन है। अब ये नाइट्रोजन का एलोट्रोप है, नाइट्रोजन एलोट्रोप नहीं करता था, ग्रुप 15 में पढ़ाया था। कोशिश यही करिए अगर आपको इनऑर्गेनिक अच्छी करनी है, इनऑर्गेनिक सिंपलेस्ट है उस बच्चे के लिए जो थोड़ा सा रिपीट करेगा इस तरीके से। एलोट्रोप वर्ड आया, पिछले चैप्टर का सोच लिया कुछ था या नहीं था, या अभी जैसे ऑक्साइड आया तो हमारा सिंपल ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड या एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल हमने रिवाइज कर लिया। जैसे पूछ लिया ब्लू कलर सॉलिड एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड था, ब्लू कलर्ड सॉलिड कौन सा था, मैं स्पेशली बताया भी था। अच्छा ये पता क्यों मुझे याद है, क्योंकि N2O3 क्या IIT के पेपर में कहीं आया था, जब तक आया नहीं था तब तक हम भी इतने से नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, जब आ गया कि ब्लू कलर ऑक्साइड कौन सा है, चारों नाम दे दिए उसने, N2O3, N2O4, N2O5 और NO2, तो वहाँ कंफ्यूजन हुआ। N2O3 है ब्लू कलर ऑक्साइड, तो याद करना। लिक्विड में कौन सा ऑक्साइड था नाइट्रोजन का, जो लिक्विड भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है। N2O4 को देखिएगा, वहां आपने लिखा होगा वो क्लिक करके, ये इसमें एग्जिस्ट लिक्विड और सॉलिड ऐसे करके। चलिए, ये एक तरीका है इनऑर्गेनिक को लर्न करने का कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग आपस में कर लीजिए तो आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे नहीं होगा। ठीक है, होता क्या है हमारे इसमें कल्चर में आपस में तो बात करने का ही नहीं ज्यादा, हम लोग आपस में ज्यादा पढ़ाई की बात तो करते ही नहीं है ना। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, बुक्स में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो थ्रू देम, और पता नहीं आपको आदत है नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया करिए, बड़ा मजा आता है। मैं क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन है, ज्यादा स्ट्रेस है नहीं, आ गया तो ठीक है, नहीं तो अक्कड़ बक्कड़ मत हो 80-90 पूरे 100, बस धागा लगा के आगे बढ़ जाना, ऑप्शन कोई भी टिक करके आगे बढ़िए। इज इट क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव को चेक करने में अलग सा ही क्रेज होता है, और दैट इज वेरी गुड। अब आपके पेपर ऑब्जेक्टिव फिलहाल फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ओजोन पढ़ना है, ओजोन एक लेयर है, कहीं बहुत ऊपर है, 20-22 किलोमीटर ऊपर कहीं है, ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, दैट इज ओजोन लेयर, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा माना जाता है। और अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट अगर हम पे पड़ेंगे तो हार्म होगा, कैंसर वैंसर बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो कहीं होल भी हो रहा है एंटार्क्टिका के ऊपर, और वहां लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। ठीक है, होल क्यों हो रहा है, ऐसा माना जाता है कि एक तो सुपरसोनिक प्लेन्स जो चलते हैं, जेट प्लेन्स, उन जेट प्लेन से एनो गैस निकलती है। कौन सी एनो, कौन सी हुई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं एनो गैस, वो एनो गैस ओजोन से कंबाइन करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो एक तो वो हार्मफुल है, और दूसरा जो हम रेफ्रिजरेटर एसी यूज करते हैं, इसमें एक CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो जो CFC निकलते हैं, तो ये माना जाता है CFC में सारी बातें अच्छी हैं, नॉन पॉइजनस है, कूलिंग बहुत जल्दी करता है, रैपिडली लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड चेंज, मतलब सारी बातें अच्छी हैं इसकी, ऑर्डरलेस है। बट एक प्रॉब्लम है, बस ओजोन को खराब कर रहा है, और कुछ टाइम बाद मतलब हमें एसी वेसी नहीं यूज करने चाहिए, ऐसा कहा जाता है क्योंकि अगर हम यूज करेंगे तो आने वाले टाइम में कुछ यही 1000-2000 साल बाद ओजोन फट जाएगी और फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आज ही मर लो एसी बना करके, है ना, या तो एसी बंद कर लो, यूज मत करो, ओजोन को बने रहने दो, तुम आज ही निपट लो, या फिर एसी चलाते रहो, बाद वाले 1000 साल बाद जो आएगा देखी जाएगी, है नहीं। तो या दैट्स ऑल इन योर हैंड। ठीक है, फिर भैया केमिस्ट्री में रहो, ये सारी पेरिफेरल बातें जो बता रहे हैं, ये आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बता रहे, ये खाली इसलिए बता रहे हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक बॉन्डिंग हो जाती है, याद रहेगा। हम इसमें डिस्कशन में थोड़ी जा रहे हैं, नहीं ओजोन सिलने वाले भी पहुंच गए हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, सुई धागा ले जाते हैं, वहां जाके ओजोन सिल के आ जाते हैं, अबे हमें क्या लेना देना उससे। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो हम बात नहीं करेंगे उसकी, जहां तक क्वेश्चन आता है हम वहीं तक बात करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? बात नहीं करिए। देखिए स्टडी की एक टेक्निक होती है, टीचिंग एक टेक्निक से होता है कि रेलेवेंट रहे, बहुत ज्यादा ऑफ द टॉपिक ना जाए, बट थोड़ा बहुत ऑफ द टॉपिक जाएंगे तभी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, जैसे
ये मेरे पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, अगर आपको याद हो कि अगर मैं इस क्लास को पढ़ाने के लिए सपोज दैट मैं स्केट शूज पहन के आ जाऊं, स्केटिंग शूज, याद आया? भूल गया एग्जाम्पल? एक आपको याद आ गया, तो स्केटिंग शूज पहन के आ जाऊं, साथ में धोती पहन लूं और वही गमछा और वो तौलिया टाइप का और वैसी चीज पहन लूं और प्रैक्टिकली सोचो मैं स्केटिंग करके आपको पढ़ा रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो क्लास में मैं आपको स्केट सिखा रहा हूँ, स्केटिंग शूज से पढ़ाते जा रहा हूँ, इधर से उधर। किसी बच्चे ने कहा सर प्रॉब्लम, सिट डाउन, आई कम हियर, और डांस करते हुए मान जाऊँ, ठीक है? तो वो क्लास एक मेमोरेबल क्लास हमेशा के लिए याद रहेगी। उस दिन क्या पढ़ाया भले याद ना रहे, लेकिन ये याद रहेगा एक सर्कल ऐसा भी है। क्लियर है? दैट इज वो चीजें याद हो। अब प्रैक्टिकली सोच के देखो, वैसे है तो मुश्किल, सोच के देखो, पढ़ाते पढ़ाते ये धोती की आदत तो है नहीं, स्केटिंग शूज में धोती फंस गई और धोती उतर गई, तो आप सोचो वो यादगार ना जन्मों जन्मों तक चलेगी, वो तुम्हें भी याद रहेगी बेटा, तुम्हें नहीं, वो यहाँ से 4 क्लास आगे जो क्लासेस चल रही है ना, 4 कोचिंग बाद, वो भी मुझे जब देखेंगे हंसेंगे, आओ स्केटिंग में पढ़ा रहे थे, आया मजा है नहीं है? नहीं, वो तो छोड़ो, आजकल इंटरनेट वर्ल्ड है, पता नहीं कहाँ तक वायरल हो जाए फिर तो, है ना? पॉइंट क्लियर है? तो हम चीजों को थोड़ा सा स्पाइसी इसलिए करते हैं आपको वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहे और बोरिंग ना। चलिए अब लौट के आते हैं हम, दैट इज ओजोन पे। बच्चों पहला पॉइंट है, ओजोन बनाई कैसे जाती है? आर्टिफिशियली भी बन जाती है, बट ये थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल। ओजोन में आपको जो पढ़ने हैं ना, मेनली 3 पॉइंट पढ़ने हैं, उन पे ही फोकस करना है। बाकी शुरुआत बनते कैसे है? ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन में हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, जिसे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं, मतलब स्पार्क फ्री होने का। और जब इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो प्रैक्टिकली ये इसमें टूट जाएगा, O और O में टूट जाएगा, और जब ये टूटेगा तो कुछ O2 नहीं टूटे होंगे, उनसे ये कंबाइन भी कर सकता है, और तब ये चीजें जुड़ के इसमें चेंज हो सकती है। तो इसके लिए एक वर्ड दे रखा है साइमंस ओजोनाइजर, ठीक है? साइमंस ओजोनाइजर समवॉट ऐसे है, ट्यूनिंग फॉर्क की शेप का, और समवॉट ऐसे यहां से हम ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं और यहाँ रॉड्स लगा देते हैं, तो फाइनली जो निकलने वाली गैस है 10% O2 में चेंज होता है, ठीक है? और ये आपको डायग्राम बुक में इजीली मिल भी जाएगा। साइमंस ओजोनाइजर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में खाली ये रिएक्शन दे रहे, ठीक है? तो ओजोन कैसे बनती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना ध्यान रखना है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, ओजोन बन जाए, ठीक है? अब ओजोन में क्या क्या याद रखना है वो सीख, ठीक है? पहला क्वेश्चन जो ओजोन से बहुत पूछा जाता है वो है कि ओजोन कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कैसा? थ्योरेटिकली तो ये दोनों एजेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो माइनस में भी जाना चाहिए, प्लस में फ्लोरीन के साथ जाता है, बट प्रैक्टिकली जो ओजोन है ये इसमें टूटता है हमेशा, और बेटा अगर इसमें टूट रहा है तो नीसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, ये ऑक्सीजन दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, तो प्रैक्टिकली इट इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला क्वेश्चन जो ओजोन में आता है, ये किसको किसमें ऑक्सीडाइज करता है? क्लियर? ओजोन किसको किसमें ऑक्सीडाइज करता है ये याद रखना। जैसे कुछ दिनों पहले HNO3 पढ़ा था, HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद आया? वो PBS में डाल देते तो क्या बनता था? इल्ले इल्ले ऑक्सीजन सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन को कार्बोनिक एसिड, ऑक्सीजन नहीं HNO3 सॉरी, सल्फर को सल्फ्यूरिक, कार्बन को कार्बोनिक, याद आ रहा है? आयोडीन को आयोडिक एसिड में चेंज कर रहा था, नाइट्रिक एसिड, कॉपर को कॉपर नाइट्रेट, जिंक को जिंक नाइट्रेट। हाँ भैया, जिंक डाइल्यूट HNO3 क्या बनेगा? जिंक डाइल्यूट HNO3, जोर से बोलो। ZnO3 O3 शायद, तुम तो रहने जो, तुम तो, हाँ जो वो हैं जो क्लास में नहीं होंगे, रुक जाओ। वेरी गुड, पूरी रिएक्शन पे बोलो, ठीक है? जिन्होंने थोड़ा बहुत समझ में आ गया, उन्हें याद आ गया होगा, ये हमने पढ़ाया था जिन कैसे,
है ना, और दिल से हंस रहा था, तो लाफिंग गैस बनी थी N2O, को कोरिलेशन से याद किया था। ऐसे ही एक चीज याद रखनी है, ओजोन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ओजोन में जो याद रखने लायक है वो है थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल। व्हाट इज दिस? ओजोन जो है ये अपने आप ही रख दो तो इसमें टूट जाता है, O2 में टूट जाता है, तो ये रिएक्शन अपने आप ही चल रही है, यानी ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। और ये बहुत पूछते हैं, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों है फेवरेट? एक्चुअली ये चीज प्रूव की जाती है इससे, जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी, जो 11th की थर्मोडायनेमिक्स में था। और आधे बच्चे भूले हुए होते हैं, उन्हें याद ही नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा पूछते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला था डेल्टा H माइनस P डेल्टा S। समझ में आया? अगर आपको याद हो, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं जिसका गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में आ, ठीक है। तो ओजोन से ऑक्सीजन के टूटने में डेल्टा H नेगेटिव होता है, क्योंकि ओजोन का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ओजोन का टूटना एक एक्सोथर्मिक। ओजोन जब टूट रहा है तो पार्टिकल बढ़ रहे हैं, 2 से 3 हो रहे हैं ना, पार्टिकल बढ़ रहे हैं, यानी एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर बेटा एंट्रोपी बढ़ेगी तो T इंटू वाई जो डेल्टा S है वो प्लस में होगा। दैट मीन्स जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस का टर्म है और ये भी माइनस का टर्म है, तो आंसर हमेशा ही माइनस में ही आएगा। और अगर आंसर माइनस में आएगा तो ये वाली रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, चाहे टेम्परेचर कम करके 0 क्यों ना कर दो। ये टर्म 0 भी हो जाएगा तो भी नेगेटिव आएगा, और डेल्टा G नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, एक ये याद करना है, ठीक है। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। और तीसरा आता है ओजोन को मेजर कैसे करते हैं, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कैसे पता लगाएंगे कि ओजोन का मेजरमेंट। और ये तो शायद एनसीईआरटी में क्वेश्चन करके भी दे रखा है, हाउ वुड यू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन करके, ठीक है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है, यस यही क्वेश्चन है कि हाउ इज एस्टिमेटेड ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, ओजोन का एस्टिमेशन भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पे। ओजोन की रिएक्शन किससे कराते हैं? KI से आयोडीन निकलती है, वो आयोडीन Na2S2O3 से टाइट्रेट कर लेते हैं, तो पता चल जाता है इतनी आयोडीन निकली तो इतनी ओजोन। मतलब जब भी आप ओजोन का सैंपल लेंगे कुछ ना कुछ ओजोन ऑक्सीजन में टूट चुकी होगी, तो हमें क्या पता उसमें ओजोन कितनी है उस सैंपल में, तो उसे कैसे मेजर करते हैं, उसका तरीका है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। बस ये 3 चीजें ओजोन में कर लो, ज्यादा से ज्यादा एक स्ट्रक्चर, और कोई क्वेश्चन ओजोन में नहीं बने, प्रिपरेशन नहीं आती हो, ठीक है। चलिए अब एक एक करके मैं ये तीनों चारों बातें लिखा रहा हूं। बेटा पहला पॉइंट लिखें ओजोन में, इट इज पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड। It is pale blue gas, dark blue liquid, and violet black solid. Pale blue gas, dark blue liquid, and violet black solid. Violet black solid. ठीक है। एनसीईआरटी वर्ड दे रखा है कि अगर थोड़ा बहुत ओजोन आपके कंसेंट्रेशन, वाटरलेस गैस है, थोड़ा बहुत अगर आपने इनहेल किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सेसिव अगर ओजोन आप इनहेल करेंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है। लेकिन हम इसे लिखेंगे नहीं, उससे इन्होंने कहा है हेडेक होती है, नॉसिया हो जाता है। छोटी मोटी बीमारी नहीं लिखते कॉपी में, जब तक निपटे ना कोई तब तक कोई दिक्कत नहीं। पता है कोरोना से क्यों डर रहा है इंडियन? अगर ये खांसी, बुखार, जुकाम, बदन दर्द और 10-20 दिन में निपटने वाली बीमारी होती, कोई नहीं डरता। तो ये ना सीधा ही टिकट काट दे रहा, और जहां टिकट काटने नंबर आया वहां डर हो गया। समझ में आया? तो अभी ये हेडक वेडक नहीं लिखना कॉपी में, लंबी बात होगी तो लिखें, छोटी मोटी बात नहीं करते। चलिए पहला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। Thermodynamically unstable with respect to oxygen. Ozone is thermodynamically unstable with respect to oxygen. ठीक है बेटा, फिर से बोल दे रहा हूं, इसकी रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है और एंट्रोपी बढ़ रही है, दोनों फैक्टर से डेल्टा G का आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए अनस्टेबल।
ठीक, अब लैंग्वेज एनसीईआरटी की बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। Since its decomposition into oxygen, since its decomposition into oxygen is a exothermic process, is a exothermic process. Its decomposition into oxygen is an exothermic process, and increase in entropy takes place. ये एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी बढ़ती है, and increase in entropy takes place. ठीक है, these two effects reinforce, REINFORC, these two effects, ये दोनों effects बढ़ा देते हैं, reinforce, REINFORC, these two effects reinforce each other, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, reinforce each other, resulting in large negative gives free energy. These two effects reinforce each other, resulting in large negative gives free energy, या gives energy change, gives energy change. भाई साहब यहाँ तक आ गए, gives energy change. ठीक है, ठीक है, तो डेल्टा जी नेगेटिव है इसलिए स्पॉन्टेनियस है, और अगर ओजोन कहीं बहुत कंसेंट्रेशन में है तो मे बी एक्सप्लोसिव भी हो जाए, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है, वो अपने आप इसमें टूटेगा, देयरफॉर इट मे बी एक्सप्लोसिव आल्सो, हाई कंसेंट्रेशन में एक्सप्लोसिव है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as it liberates native oxygen atom, as it liberates nascent oxygen atom. It is a very powerful oxidizing agent as it liberates nascent oxygen atom. It oxidizes lead sulfide into lead sulfate. It oxidizes lead sulfide into lead sulfate, iodide ion into iodine. It oxidizes lead sulfide into lead sulfate and iodide into oxygen. Iodide into iodine. Iodide into iodine. I2 iodide, ये होता है iodide और ये होता है आयोडाइड इंटू आयोडीन। ठीक है, दोनों रिएक्शन चाहे तो लिख, ठीक है। अब आप एक रिएक्शन घर से लिख के लाएंगे, रिएक्शन क्या एक लैंग्वेज की लाइन है कि क्वांटिटेटिवली ओजोन को कैसे एस्टिमेट करते हैं, वो है कि इससे ओजोन से आयोडाइड से आयोडीन बना लेते हैं, और ये जो आयोडीन बनती है इसे Na2SO3 से टाइट्रेट कर देते हैं। तो ओजोन में इतना ही है, और बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया कि अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन खराब हो रही है, कैसे खराब हो रही है, जेट प्लेन्स कम चलाओ, समथिंग लाइक दिस। प्रैक्टिकली जो हो रहा है वही हम बता रहे हैं, हमें क्या पता। हाँ, तो एक्सप्लोसिव ऐसा थोड़ी है कि वैसे ही हो जाए, हाई कंसेंट्रेशन होने के बाद, जैसे आपने एक सिलेंडर में ओजोन भर ली हाई कंसेंट्रेशन, अब वो सिलेंडर मूवमेंट करा रहे हैं, कुछ टायर पे धक्के देते हुए ले जा रहा है, और वो सिलेंडर एकदम क्लोज्ड है, अब क्या होगा, अंदर गैस बाहर आना चाहेगी, टूटती जाएगी, पार्टिकल बढ़ेंगे, वो एक्सप्लोजन कह रहे हैं। मतलब ऐसे थोड़ी कि हाई कंसेंट्रेशन आते ही